नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राष्ट्रपति ट्रंप को मिला अमेरिकी सांसदों का साथ। ईरान के साथ युद्ध रोकने वाला बिल नामंजूर। संसद में वॉर पावर्स रेजोल्यूशन बिल खारिज। ट्रंप को अमेरिकी संसद की मंजूरी जरूरी नहीं। ईरान पर सैन्य कार्रवाई पर हुआ था बिल पेश। प्रस्ताव 47 के मुकाबले 53 वोटों से नामंजूर। ईरान के साथ युद्ध पर पहली बार हुई थी वोटिंग। पेंसिल्वेनिया ने युद्ध के खिलाफ वोटिंग की। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग को 5 दिनों से ज्यादा का समय हो चुका है और इसके बाद भी हमले कम होने के बजाय तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान में युद्ध सीमित करने के लिए अमेरिकी सीनेट की तरफ से लाया गया वॉर पावर्स रेजोल्यूशन को मंजूरी नहीं मिल पाई है। राष्ट्रपति की शक्ति सीमित करने वाले इस बिल में सैन्य कार्रवाई से पहले कांग्रेस की मंजूरी लेना अनिवार्य करने की मांग की गई थी। बिल को लेकर रिपब्लिकन सांसद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ नजर आए हैं। यही वजह है ज्यादातर सांसदों ने ट्रंप के समर्थन में ही वोट किया है। ये प्रस्ताव 47 के मुकाबले 53 वोटों से नामंजूर किया गया। हालांकि युद्ध शुरू होने के बाद ये पहली बार वोटिंग कराई गई है। तो ईरान के साथ युद्ध रोकने वाला बिल नामंजूर हो गया है। संसद में वॉर पावर्स रेजोल्यूशन बिल खारिज कर दिया गया है। ट्रंप को अमेरिकी संसद की मंजूरी जरूरी नहीं है और ऐसे में अब ये जंग चलती रहेगी। तो ईरान पर सैन्य कार्रवाई पर बिल पेश किया गया था, लेकिन अब ये बिल खारिज हो चुका है और ऐसे में प्रस्ताव पर 47 के मुकाबले 53 वोटों से इसे नामंजूर कर दिया है। और वही जंग के बीच ईरान के सनंदज में कई धमाके हुए हैं। जंग के बीच ईरान के सनंदज में कई धमाके सुनाई दिए। बता दें कि सनंदज में कई धमाके हुए हैं और रेडियो स्टेशन को यहाँ पर निशाना बनाया गया है। विस्फोट से आसपास के घरों की खिड़कियां टूट गई हैं। मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग भड़क उठी है। इजराइल अमेरिका मिलकर ईरान पर हमला कर रहे हैं। जवाब में ईरान भी इजराइल और अमेरिका के सहयोगी देशों पर अटैक कर रहा है। खाड़ी देशों पर ईरान अपने ड्रोन से हाहाकार मचा रहा है। ऐसे में लोग थर्ड वर्ल्ड वॉर की आशंका भी जता रहे हैं और अगर ये जंग की आग और बढ़ी तो पूरी दुनिया एक और विश्व युद्ध को देख सकती है। अमेरिका के सहयोगी देशों पर अटैक कर रहा है और ऐसे में खाड़ी देशों पर जिस तरह से ईरान अपने ड्रोन से लगातार हमले कर रहा है, ऐसे में आशंका ये भी जताई जा रही है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर भी हो सकती है और अगर ये जंग की आग और बढ़ी तो पूरी दुनिया एक और विश्व युद्ध को देख सकती है। और वहीं ईरान ने सऊदी अरब पर दागी क्रूज मिसाइलें। 3 क्रूज मिसाइलों से ईरान ने हमला किया है। अल खारज शहर पर हमले की कोशिश को नाकाम किया है। सऊदी ने तीनों क्रूज मिसाइलों को मार गिराया। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है। 3 क्रूज मिसाइलों से ईरान ने हमला किया। अल खारज शहर पर हमले की कोशिश को नाकाम किया गया है। सऊदी ने तीनों क्रूज मिसाइलों को मार गिराया है। तो सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने इस बात की जानकारी भी दी है। ईरान लगातार हमले कर रहा है। सऊदी अरब पर क्रूज मिसाइलें भी दागी जा रही हैं। 3 क्रूज मिसाइलों से ईरान ने हमला किया। अल खारज शहर पर हमले की कोशिश को नाकाम किया है। और वहीं ईरान के साथ युद्ध पर अमेरिका का बड़ा बयान भी सामने आ गया है। अमेरिका के पास काफी हथियार हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से ये बयान आया है। लंबा युद्ध लड़ने के लिए अमेरिका तैयार है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने जानकारी दी है। तो अमेरिका के पास काफी हथियार है और ऐसे में अमेरिका एक लंबा युद्ध लड़ सकता है। व्हाइट हाउस की तरफ से ये बयान सामने आया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने जानकारी दी है। यानी जंग अगर बढ़ती है तो अमेरिका के पास काफी हथियार है, ये कहना है व्हाइट हाउस का। लंबा युद्ध लड़ने के लिए अमेरिका पूरी तरह से तैयार है और व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी
कैरोलिन लेविट ने ये जानकारी दी है। तो व्हाइट हाउस की तरफ से बड़ा बयान माना जा रहा है कि अगर जंग लंबी खिंचती है तो ऐसे में अमेरिका के पास पूर्ण हथियार है और काफ़ी हथियार है। इसकी वजह से ये युद्ध लंबा भी छिड़ सकता है और अगर कोई लंबा युद्ध होता है तो अमेरिका उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने इस बात की जानकारी दी है और कह दिया है कि अगर ईरान के साथ युद्ध स्थिति ऐसी बनी रहती है तो अमेरिका को डरने घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास लंबे युद्ध लड़ने के लिए भी पर्याप्त हथियार है। और वहीं अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हमले तेज कर दिए हैं। तेहरान में पूरी रात सुनाई दी धमाकों की आवाज। तेहरान के आसमान में धुआं उठता दिखाई दिया। तो अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हमले तेज कर दिए हैं। तेहरान में पूरी रात धमाकों की आवाज सुनाई दी है। तेहरान के आसमान में धुआं भी उठता दिखाई दिया है। अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हमले तेज किए। तेहरान में पूरी रात धमाकों की आवाज सुनाई दी। तेहरान के आसमान में धुआं उठता दिखाई दिया है। लगातार ईरान पर हमले किए जा रहे हैं अमेरिका इजराइल की तरफ से और यहां तेहरान में पूरी रात धमाकों की आवाज सुनाई दी है। तेहरान के आसमान में काला धुआं उठता दिखाई दिया है। तो हमले अभी रुक नहीं रहे हैं, ना ईरान की तरफ से ना अमेरिका इजराइल की तरफ से। तो ईरान पर यह विध्वंसक अटैक अमेरिका और इजराइल की तरफ से तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। विध्वंसक स्थिति और ईरान में जिस तरह से लगातार ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। इजराइल और अमेरिका ईरान के कई ऐसे ठिकानों को निशाना बना रहा है। तेहरान के आसमान में धुआं भी उठता देखा गया। और अमेरिका के कम से कम 1045 सैनिकों की मौत हुई है। ईरान के युद्ध में करीब 1045 यूएस सैनिक मारे हैं। ईरान के साथ इस युद्ध में 1045 यूएस सैनिक मारे गए। ईरानी मीडिया के हवाले से खबर सामने आ रही है। तो अमेरिका को कम से कम 1045 सैनिकों का नुकसान उठाना पड़ा है। ईरान के साथ युद्ध हुआ अमेरिका का और इसमें तकरीबन 1045 यूएस सैनिक मारे गए हैं। ईरानी मीडिया के हवाले से खबर, ये जानकारी सामने आ रही है और इसमें सीधे तौर पर यह बताया जा रहा है कि तकरीबन 1045 यूएस सैनिक इस हमले में मारे गए हैं। ईरानी मीडिया ने ये जानकारी साझा की है और अमेरिका के साथ युद्ध में इस हमले के बाद उन्होंने जानकारी साझा करते हुए बताया कि 1045 यूएस सैनिकों की मौत हो चुकी है और ईरानी मीडिया के हवाले से जानकारी सामने आई। तो ऐसे में नुकसान अमेरिका का भी हो रहा है, ये सीधे तौर पर ईरानी मीडिया कह रही है और तकरीबन 1045 यूएस सैनिकों की मौत की जानकारी ईरानी मीडिया की तरफ से साझा की गई है। तो अमेरिका को कम से कम 1045 सैनिकों की मौत का खामियाजा भरना पड़ा है। ईरान के साथ युद्ध में करीब 1045 यूएस सैनिक मारे गए हैं। ईरानी मीडिया के हवाले से ये खबर, ये जानकारी सामने आई है। और वहीं ईरान के खिलाफ जंग में शामिल नहीं होगा जर्मनी। ये बड़ी खबर आ रही है, ईरान के खिलाफ जंग में जर्मनी शामिल नहीं होगा। ईरान युद्ध पर जर्मनी के रक्षा मंत्री का बयान सामने आया है। मिडल ईस्ट के झगड़े ताकत से हल नहीं हो सकते हैं, तनाव कम करने के लिए काम करेंगे, जर्मनी ने कहा। और ईरान के खिलाफ जिस तरह से जंग लगातार चल रही है, लेकिन जर्मनी ने इस युद्ध में शामिल होने से मना कर दिया है। रक्षा मंत्री का ये बयान सामने आया है कि ईरान युद्ध पर जर्मनी किसी तरह का सहयोग नहीं करेगा। मिडिल ईस्ट के झगड़े ताकत से नहीं हल हो सकते हैं, ये कहना है जर्मनी का, और तनाव कम करने के लिए काम किया जाएगा। तो जर्मनी ने बहुत साफ शब्दों में कह दिया है, जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है ईरान के खिलाफ, इस जंग में जर्मनी शामिल नहीं होने जा रहा है। ईरान युद्ध पर जर्मनी के रक्षा मंत्री का यह बयान सामने आया है। मिडिल ईस्ट के झगड़े ताकत से हल नहीं हो सकते।
खामेनेई के बेटे मोज्तबा होंगे ईरान के नए सुप्रीम लीडर। तो खामेनेई के बेटे को अब ये जिम्मेदारी दी जा रही है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा अली का बयान, ईरान के बहादुर लोगों को सलाम, जो मुश्किल समय में भी मजबूती से डटे रहते हैं। जब हम ये लीडरशिप संभाल रहे हैं और हम अपने शहीदों के रास्ते पर चलने का वादा करते हैं, हम आज़ादी, इज्जत के लिए काम करने का वादा करते हैं। तो ईरान के बहादुर लोगों के जज्बे को सलाम किया है मोज्तबा ने, जो मुश्किल समय में भी मजबूती से डटे रहे। और उन्होंने कहा कि जब हम ये लीडरशिप संभाल रहे हैं, हम अपने शहीदों के रास्ते पर चलने का वादा करते हैं। ईरान के बहादुर लोगों को सलाम उन्होंने किया है, जो मुश्किल समय में भी मजबूती से डटे रहते हैं। और उन्होंने कहा कि जब हम ये लीडरशिप संभाल रहे हैं तो हम अपने शहीदों के रास्ते पर चलने का वादा भी करते हैं। हम आज़ादी, इज्जत के लिए काम करने का वादा करते हैं। मोज्तबा की तरफ से बयान सामने आया है। ईरान के लोगों की बहादुरी का जिक्र उन्होंने किया है, तारीफ की है उनके जज्बे की। और वहीं नाटो ने तुर्की एयर स्पेस में ईरानी मिसाइल गिराई है। नाटो ने तुर्की एयर स्पेस में ईरानी मिसाइल गिराई। तुर्की एयर स्पेस में ईरानी मिसाइल को नाटो ने गिराया है। तुर्की रक्षा मंत्रालय ने बैलिस्टिक मिसाइल गिराई है। तुर्की ने दावा किया कि उसकी ओर बढ़ रही ईरानी मिसाइल को नाटो के एयर डिफेंस सिस्टम ने रोका है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि मिसाइल इराक और सीरिया के हवाई क्षेत्र से गुजरते हुए तुर्की की हवाई सीमा की ओर आ रही थी। ऐसे में पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात नाटो के एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की इस बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट कर दिया है। तुर्की नाटो का सदस्य है और इस सैन्य गठबंधन के एयर डिफेंस ने मिसाइल को गिराया है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों का पोस्ट, ये बड़ी खबर फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों ने पोस्ट किया है। उन्होंने कहा, मैंने इजरायली पीएम नेतन्याहू से बात की है। लेबनान के राष्ट्रपति पीएम से भी बात की। लेबनान की चिंताजनक स्थिति पर चर्चा की गई है। दोनों पक्ष युद्ध विराम समझौते पर लौटे, ये जरूरी है। मैक्रों की तरफ से बयान सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने इजरायली पीएम नेतन्याहू से बात की है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों का ये पोस्ट। तो लेबनान के राष्ट्रपति पीएम से भी बात की है। मैक्रों का ये कहना, लेबनान की चिंताजनक स्थिति पर चर्चा की गई है। दोनों पक्ष युद्ध विराम समझौते पर लौटे, ये जरूरी है। मैक्रों की तरफ से पोस्ट कर ये बयान जारी किया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों का ये पोस्ट, और उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि लेबनान के राष्ट्रपति पीएम से उनकी बात हुई है। लेबनान की स्थिति बेहद चिंताजनक है और इसी को लेकर उन्होंने चर्चा की है। तो दोनों पक्ष युद्ध विराम समझौते पर लौटें, ये बेहद ज़रूरी है ताकि शांति बहाल की जा सके। मैक्रों की तरफ से ये बड़ा कदम है शांति वार्ता के लिए। और वहीं ईरान का तुर्की में एयरबेस पर मिसाइल हमला। ईरान ने तुर्की में एयरबेस पर मिसाइल हमला किया है। इनसिरलिक एयरबेस पर हमला किया ईरान ने। तुर्की में एयरबेस पर यूएस सेना को निशाना बनाया। ये बड़ी खबर, ईरान का तुर्की में एयरबेस पर मिसाइल हमला। ईरान ने इनसिरलिक एयरबेस पर हमला किया। तुर्की में एयरबेस पर यूएस सेना को निशाना बनाया गया है। ईरान का तुर्की में एयरबेस पर मिसाइल हमला। ईरान का तुर्की में एयरबेस पर यह हमला हुआ है। ईरान ने इनसिरलिक एयरबेस पर हमला किया है। तो तुर्की में एयरबेस पर यूएस सेना को निशाना बनाया गया। और ईरानी सैन्य ठिकानों पर आईडीएफ का बड़ा हमला। ईरानी सैन्य ठिकानों पर आईडीएफ ने बड़ा हमला किया है। तेहरान में बसीज मुख्यालय पर एयर स्ट्राइक। आईडीएफ हमले में बसीज मुख्यालय की इमारत तबाह हो गई है। तो मध्य पूर्व में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध का 5वां दिन भीषण हमलों से भरा रहा। इजराइल और अमेरिकी लड़ाकू जेट विमानों ने ईरान के कई शहरों और रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC से जुड़े ठिकानों पर
हवाई हमले किए, जिससे ईरान के कई महत्वपूर्ण ठिकाने तबाह हो गए हैं। और इस बीच ईरान ने सऊदी अरब, यूएई सहित 6 अरब देशों पर ड्रोन और मिसाइल हमले जारी रखे। हालांकि अधिकांश हमलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया, फिर भी कुछ ड्रोन अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में कामयाब रहे हैं। तो मिडिल ईस्ट में लगातार ये हमले हो रहे हैं और ऐसे में इजराइल और अमेरिकी लड़ाकू जेट विमानों ने ईरान के कई शहरों और रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़े ठिकानों पर भी हवाई हमले किए हैं, जिससे ईरान के कई महत्वपूर्ण ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। और इस बीच ईरान ने सऊदी अरब, यूएई सहित 6 अरब देशों पर ड्रोन और मिसाइल हमले जारी रखे हैं। हालांकि अधिकांश हमलों को इंटरसेप्ट भी कर लिया गया, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे ड्रोन रहे जो अपने लक्ष्यों तक पहुंच गए और एक नुकसान यहां पर होता हुआ दिखाई दिया है। तो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं जो ये बता रही है किस तरह से ईरान पर लगातार अटैक हो रहे हैं। हालांकि बहुत सी ऐसे ड्रोन थे जो कि इंटरसेप्ट कर लिए गए और इन हमलों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन काफ़ी ड्रोन जो थे वो अपनी चिन्हित जगह पर गिरे, जिसके चलते ईरान में नुकसान की खबर भी सामने आ रही है। और इस वक्त हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ दामोदर सिंह जी जुड़ गए हैं। दामोदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और आपसे समझना चाहेंगे फिलहाल जिस तरह से ये जंग चल रही है, क्या भविष्य है, क्या तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है? कल से पहले तो मुझे भी नहीं लग रहा था, जब से आईआर इस डेना को डुबोया है, इन्होंने सिंक किया है। मुझे लगता है कि अब अमेरिका चाहता है कि इसमें एक रीजनल वार बने, या हो सकता है कि अब मुझे लगता है परिस्थितियां नियंत्रण में नहीं है। और जिस तरह से उन्होंने श्रीलंका के पास आकर सबमरीन अटैक किया है, तो ये अब पूरे विश्व में कहीं पर भी अटैक करने की बातें जो दिखाई जा रही, बोली नहीं जा रही, लेकिन ये सब कुछ जो चल रहा है जिस तरह से, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल। तीसरा विश्व युद्ध ना कहे तो थोड़े दिन अभी वेट करना होगा ऐसा कहने पे, लेकिन बहुत ज्यादा देशों को अब इसमें शामिल होना पड़ेगा अगर इस तरह से चीजें चलती रही तो। और मिडिल ईस्ट के कंट्री तो मुझे लगता है सारे इन्वॉल्व है ही, लेकिन बिल्कुल। अब तीसरे युद्ध का स्वरूप किस तरह से हम तीसरा विश्व युद्ध समझते हैं उस पर डिपेंड करता है। लेकिन काफी बड़ी मात्रा में और काफी बड़ी तादाद में भी युद्ध फैल चुका है, अब हमारे इंडियन ओशन पे आ चुका है। इवन ये यूं कहें कि हमारे घर के पास तक आ चुका है। तो अब तीसरा विश्व युद्ध कैसे कहना कहना चाहिए हमें कि ये तीसरा विश्व युद्ध है, ये इस पे डिपेंड करेगा। लेकिन अभी बिल्कुल पूरी तरह से तीसरा वर्ल्ड वॉर 3 तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब ये अब बेकाबू होता जा रहा है लगातार, और इसमें बहुत ज्यादा देशों को भी शामिल होना पड़ेगा धीरे धीरे। मुझे लग रहा है फ्रांस ने भी अपनी फ्लीट भेजी हुई है, जैसा कि स्टेटमेंट आ रहा है। इसके अलावा ब्रिटेन ने भी अब सपोर्ट करना शुरू कर दिया यूएसए को खुले तौर पे। साइप्रस पे उन्होंने यूएस प्रोटेक्शन मांगी है। तो धीरे धीरे यूरोपियन कंट्री सारे अलाइन हो रहे हैं एक साथ। मिडिल ईस्ट के कंट्री ऑलरेडी यूएस के ऊपर डिपेंड है। तो 2-3 दिन बाद तस्वीर साफ हो जाएगी, मुश्किल से 1 वीक लगेगा जब पता लग जाएगा हमें कि अब ये तीसरा विश्व युद्ध है या धीरे धीरे डिस्कलेशन की तरफ जा रहा है। बिल्कुल। और यहाँ पर ये भी समझना होगा जिस तरह से जर्मनी ने साफ तौर पर मना कर दिया वो किसी भी तरह से ईरान पर अटैक नहीं करेंगे। और इसके अलावा मैक्रो बात कर रहे हैं, लेबनान के हालात को लेकर चर्चा कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर समझौते की बात जो है वो भी सामने आ रही है कि अगर समझौता हो जाए, देश आपस में बैठकर बातें करें, तो कम से कम युद्ध स्थिति को रोका जा सकता है। यानी हर कोई इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनना चाहता है। युद्ध किसी भी देश के लिए बेहतर नहीं होता, वो चाहे उकसाने वाला देश हो या उसको उसको हमले को बर्दाश्त करने वाला देश हो, किसी के लिए कहीं से भी बेहतर नहीं होता। तो सारे देश समझदारी इसी में है कि अगर बातचीत की टेबल पे आते हैं और ईरान को और यूएसए को मना लिया जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस समय मैड डॉग है, उनके ऊपर तो कुछ भी भरोसा उनके स्टेटमेंट में नहीं किया जा। डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा तो भरोसा उनके अधिकारियों पे किया जा सकता है या उनके जो मातहत लोग हैं। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की जो लीडरशिप है वो इस समय अगर एग्री करती है और ये ईरान की लीडरशिप थोड़ा बहुत अपनी तरफ से नरम रुख अपनाते हैं, तो जरूर ये एक समझौता हो सकता है। और यहाँ पर भी अगर इस युद्ध को रोक लिया जाता है तो काफी बर्बादी आने वाले समय में बच सकती है। अदरवाइज ये अगर वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाता है, मानवता के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी होगी और सभी सभी मुल्कों पे इसका असर पड़े, कोई भी देश। अब आप देखिए कि अगर ईरान ने अपने पड़ोसी यूएई पे अटैक किया, तो साइप्रस 1200-1600 किलोमीटर दूर के बीच में स्थित है, वहां पर भी उन्होंने अटैक किया, छोड़ा कुछ भी नहीं उन्होंने भी अपनी तरफ से। तो अमेरिका को तो ये बता दिया क्लियर। और अमेरिका ने भी कल जो इनका आईआरएस डेना दुबो है, इसके बाद भी क्लियर सिग्नलिंग है कि आप कहीं पर भी हैं, इंडियन ओशन से लेके कहीं पर भी, हम ईरानियन नेवी को छोड़ने वाले नहीं है। तो दोनों ही देश अब इस समय बुरी तरह से एक दूसरे का नुकसान करना चाह रहे हैं। सीधे सीधे अमेरिका का जो लक्ष्य है वो है ईरानियन
आर्म फोर्सेस को, आईआरजीसी को डिकैपिटेट करना, उसमें कोई शक नहीं है कि वो चाहते हैं कि ये पूरी तरह से अगर सरेंडर नहीं करता ईरानियन फोर्सेस, जितने भी ईरानियन फोर्सेस अगर वो सरेंडर नहीं करेंगे तो आप इनको डिकैपिटेट कर दें, इस हालत तक मजबूर कर दें कि अगर ग्राउंड फोर्सेस इन्वेंशन होता है वहां पर तो हमें कोई भी प्रतिरोध का सामना ना करना पड़े। जहां तक मुझे लग रहा है अब ये पूरी तरह से अमेरिका ने तय कर लिया, और हो सकता है वो ग्राउंड फोर्सेस को अगले वीक तक लॉन्च करने की कोशिश भी करे। बिल्कुल। और ऐसे में दामोदर जी समझना जरूरी है कि आखिर अमेरिका के दिमाग में चल क्या रहा है, क्योंकि ईरान की कैपेबिलिटी तो फिलहाल इस वक्त ऐसी दिख रही है कि एक प्रस्ताव ईरान की तरफ से भी दिया जा रहा है कि शांति से वार्ता करना चाहते हैं, जिस तरह की खबरें कुछ सामने आ रही है, लेकिन अमेरिका सुनने को तैयार नहीं है। या इजराइल और अमेरिका के दिलो दिमाग में आखिर क्या चल रहा है कि क्या ईरान को तबाह करना है जिससे ये न्यूक्लियर पावर ना बन सके। दूसरा ये कि जिस तरह से हम देख रहे हैं तमाम दूसरे देश भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो कुल मिलाकर उन्हें भी कमजोर करना, क्योंकि कोई भी युद्ध जो है वो किसी भी देश को कमजोर करने में काफी होता है। तो क्या इस रणनीति पर अमेरिका काम कर रहा है? मैम देखिए, अमेरिका के दिलो दिमाग को समझने के लिए सबसे पहले उनके बदलते हुए स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा। सबसे पहले आप टारगेट करते हैं ईरान की लीडरशिप को, आप रिजीम चेंज की बातें करते हैं, जी। बिल्कुल सही बात है, आप रिजीम चेंज करना चाहते हैं। आपने फर्स्ट फर्स्ट स्ट्राइक में वहां की पूरी लीडरशिप को वाइप आउट किया और उसके बाद देखा कि अब रिजीम चेंज नहीं हो सकता। आपने स्टेटमेंट बदला और कहा लीडरशिप को हम चेंज करना चाहते हैं। जी। वो भी सही है। फिर आप बीच में स्टेटमेंट आता है कि राजा पहलवी जो वहाँ के हैं अमेरिका में, उन्होंने शरण ली हुई, आप कहते हैं कि नहीं, उनको हमें राजा नहीं बनाना है, मोनार्ची नहीं देनी, लेकिन विद इन मैं चाहता हूँ कि कोई लीडर वहां से आए। आपका स्टेटमेंट फिर बदलता है और अब आप कहते हैं कि ईरान के अंदर जो बैलिस्टिक मिसाइल कैपेसिटी है आप उसको नष्ट करना चाहते हैं। तो आप अपने टारगेट और आप अपना जो ऑब्जेक्टिव है वार का वो कंटिन्यू बदलते जा रहे हैं। तो अमेरिका की किसी भी बात को समझ लेना और उस पर कोई निष्कर्ष निकाल लेना स्थायी नहीं होगा इस समय। ये बात अमेरिका को भी पता है कि अब वो ऐसा, जैसा क्विकमायर होता है ना कि आप फंस चुके वियतनाम वॉर की तरह, अब आप एक अपना लक्ष्य बनाना चाह रहे हैं, लोगों को दिखाना चाह रहे हैं, जस्टिफाई तो करना पड़ेगा वर्ल्ड फोरम में। अगर आप चाहते हैं विश्व में आपको भी, आप अगर महाशक्ति बने रहना चाहते हो तो कोई भी महाशक्ति पागलपन के हद तक जाके हमले नहीं कर सकती, किसी का भी नुकसान। आपको भी ये साबित करना पड़ेगा कि ये हमला क्यों किया, किस वजह से, और क्या टारगेट था और आपने क्या अचीव किया। ये सब तो बाद में आपको दिखाना ही पड़ेगा। तो अब अमेरिका अपने जी। लक्ष्यों को रोज रोज बदलता जा रहा है और उस हिसाब से बदल रहा है कि जब जहां जहां पर वो अपने लक्ष्य अचीव नहीं कर रहे, उनको लगा था टॉप लीडरशिप वाइप आउट होगी, अपराइजिंग होगा और इसके बाद वहां पर हम एक गवर्नमेंट अपना कोई पिट्ठू बिठा पाएंगे, तो वो तो हुआ नहीं। और ईरानियन जनता इवन खामनेई के मरने के बाद से और ज्यादा अमेरिका के अगेंस्ट है, वहां पे अपराइजिंग हो रही, लोग दुनिया भर के मुल्कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अभी तक ये समझ पाना कि अभी तक अमेरिका का क्या गोल था, ये बहुत मुश्किल है। और अमेरिका का अगर ऐसा कुछ हम निष्कर्ष भी निकाल लेते हैं तो उस पर कुछ भी कहना भी मुझे लगता है कि अभी सही नहीं होगा। खुद इनको ही नहीं पता कि अभी कर क्या रहे हैं। आप अगर बिल्कुल। ये कर रहे थे तो फिर इंटरनेशनल मैरीटाइम पे एक ऐसा शिप जो कि सिर्फ एक एक्सरसाइज से आ रहा, फ्रेंडली कंट्री से आ रहा, तो आपने उसको क्यों हिट किया? आप भी तो उकसावे की उस हद तक जा रहे हैं कि जब चाहते हैं कि नहीं, ईरान पूरी तरह से अगर अब आप ईरान के एक्शन को कैसे गलत ठहरा सकते? आपकी बिल्कुल। बेसिस पे अटैक कर रहा है, आपने भी तो। और सबसे बड़ी बात है, जो आईआरएस डेना को इन्होंने, आईआरजीसी डेना को डुबोया है आपने, उसके पास कोई कम्बैट पेट्रोलिंग नहीं थी, उसके पास कोई शैडो शिप नहीं था जो उसको प्रोटेक्ट कर पाए। एक अकेला शिप जो बेचारा मरीन्स को लेके जा रहा है, वो ऑलरेडी इंडिया से आया, आपने उसको भी नहीं बख्शा। तो इसका मतलब कि आप पूरी तरह से युद्ध में आना चाहते हैं और चाहते हैं कि ईरान पूरी तरह से युद्ध में शामिल हो। तो बिल्कुल। अब तैयार, इसके बाद तो कोई मुझे मुझे कुछ निष्कर्ष निकालने का अभी नहीं लगता कि कोई निष्कर्ष निकालना सही होगा। बिल्कुल। और यहाँ पे देखिए दामोदर जी, लगातार ईरान की जनता को भड़काया गया, ये यूं कहिए कि सपोर्ट किया गया अमेरिका की तरफ से कि आप आगे आइए, विरोध कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे और सत्ता परिवर्तन होगा। लेकिन अब ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। दूसरा ये कि यहाँ पर अगर मोस्तफा जिस तरह से सामने आ चुके हैं, खamenei की कुर्सी पर वो अब आ चुके हैं, तो अब जो ये पूरी ईरान की स्थिति है उसे आप कैसे देखते हैं? क्या हालात वैसे के वैसे रहेंगे या कुछ बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है? जो आम जनता जिन मुद्दों को लेकर सड़कों पर आई थी, क्या वो सुलझते हुए दिखाई देंगे क्या? मैम एक चीज आप बहुत आसानी से समझ लीजिए, ईरान की जनता खामनेई के खिलाफ थी, वहां की कट्टरवादिता के खिलाफ थी, ना कि वो अमेरिका को पसंद कर। दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। जी। कभी भी ईरान की जनता नहीं चाहेगी कि उनके मुल्क में आके अमेरिका शासन करे या वो उनका पिट्ठू बैठे। उनकी जो लड़ाई है वो अपने मुल्क की लीडरशिप के खिलाफ है। बहुत समझदारी वाली बात है कि ऐसे समय में जब उनका देश युद्ध में, उन्होंने अपराइजिंग नहीं की, वहां पे बहुत बड़ी तादाद में कोई भी ऐसे विरोध प्रदर्शन नहीं हुए, जश्न जरूर मनाया, खामनेई के खिलाफ जरूर थे, खामनेई से और उनकी कट्टरवादिता के खिलाफ जरूर थे, लेकिन जी। अमेरिका के साथ वो खड़े होंगे, ये बहुत बड़ी गलतफहमी अमेरिका की। और किसी भी मुल्क की समझदार जनता कभी दुश्मन देश के साथ जाके खड़ी हो जाए, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा आसान होगा कह पाना। और इसके बिल्कुल। बाद आप लेकिन इजराइल, दामोदर जी, इस वक्त जो हालात बने हैं, ईरान कहीं फंस तो नहीं गया है, ये माना जाए?
ईरान तो पहले ही फंस चुका था। जब उन्होंने फार्दो के अंदर उनके न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक किया था, तब से लेके ईरान फंसता ही चला जा रहा है, और वो अपने ही बनाए हुए ट्रैप पे कि उन्होंने पहले खुद ईरान ने जब 2005 में उनके प्रेसिडेंट ने कहा था कि हम न्यूक्लियर बम बनाने के या न्यूक्लियर यूरेनियम संवर्धन के नजदीक आ चुके हैं, तभी वो फंस गए। उसके बाद से इन लोगों की नजरें उन पे टेढ़ी होती हैं और चीजें बढ़ती हैं। ईरान आज इसलिए फंसा हुआ है कि उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि चाइना और रशिया से उसे डायरेक्ट सपोर्ट नहीं मिल पा। इस युद्ध को कितने दिन तक ईरान लेके जा पाएगा ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन एक चीज तो जरूर है कि ईरान डटकर मुकाबला कर, ये पूरी दुनिया को दिख रहा है। कल उनका एक शिप डूबा है, लेकिन उनकी तरफ से ऐसा कोई बहुत डिसअपॉइंटमेंट या उनका मोरल डाउन होते हुए नहीं दिख रहा। लगातार हमले वो भी जवाब दे रहे हैं कि एकदम से वो नेगोशिएशन टेबल पे आ जाए। आपका इतना बड़ा शिप डूबता है, जरूर हो सकता है कि मन में आया हो समझौते की बात करते हैं, अब इससे ज्यादा नुकसान और नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई भी सिग्नल ईरान ने नहीं दिया। तो इसका मतलब ईरान ने मन बना लिया। फंसना तो है ही है, फंसा हुआ युद्ध को, कोई भी देश युद्ध में जब आता है तो फंसा हुआ ही होता है। उसको ऐसा कहना कि नहीं फंसा हुआ, बिल्कुल फंसा हुआ है। और चारों तरफ से कल उन्होंने कुवैत में बात करी, एक बहुत बड़ी बात है कि ईरान के विदेश मंत्री ने कुवैत में बात करी है, और उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया, कॉल आया, लेकिन कुवैतियन लीडरशिप ने मना कर दिया कि ये तो अटैक है, आपने हमारे ऊपर किया है, आप हमें प्रोवोक कर रहे हैं इसको। तो इस तरह से कोशिशें ईरान की तरफ से भी जारी हैं। यानी ईरान पीछे नहीं हट रहा है, क्योंकि युद्ध की स्थिति बन चुकी है और ऐसे में ईरान पीछे हटेगा भी नहीं। धन्यवाद दामोदर जी इन सभी चर्चा के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।